सोचिए एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जो गांधी जी के उसूलों पर चलता हो, जिसकी सादगी और सच्चाई की मिसालें दी जाती हों। और फिर सोचिए कि उसी नेता का नाम। हाँ, उसी नेता का नाम जासूसों, परमाणु रहस्यों और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के सबसे बड़े विवादों से जुड़ जाए। आज हम बात कर रहे हैं भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। एक ऐसा कार्यकाल जो सिद्धांतों और विवादों का आप कह सकते हैं एक अनोखा संगम था। बिल्कुल। आज हमारी जो ये पड़ताल है, इसका मकसद यही समझना है कि जब एक व्यक्ति के कठोर निजी उसूल देश चलाने की जमीनी हकीकत से टकराते हैं तो होता क्या है। जी, हम उनके राजनीतिक सफर, उनके फैसलों और सबसे बढ़कर उन खुफिया विवादों की तह तक जाएंगे जिन्होंने उनकी विरासत पर हमेशा के लिए एक सवालिया निशान लगा दिया। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मोरारजी देसाई आखिर थे कौन। उनका जो व्यक्तित्व था वो कैसे बना, जो आगे चलकर इतना विवादास्पद साबित हुआ। देखिए, मोरारजी देसाई की कहानी गुजरात में शुरू होती है 29 फरवरी 1896 को। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और शायद यहीं से उनके अंदर वो कठोर नैतिक सिद्धांत बसे। अच्छा। जो बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर उनके लिए ताकत भी बने और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। उन्होंने 12 साल तक डिप्टी कलेक्टर के तौर पर ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया, लेकिन फिर आजादी की लड़ाई में आ गए। हाँ बिल्कुल, फिर वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। और कांग्रेस पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता गया, लेकिन फिर उनका टकराव हुआ इंदिरा गांधी से। ये सिर्फ कोई राजनीतिक मतभेद तो था नहीं, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। देसाई गांधीवादी सिद्धांतों के पक्के समर्थक थे, जबकि इंदिरा गांधी की राजनीति ज्यादा आप कह सकती हैं यथार्थवादी और सत्ता केंद्रित थी। यह टकराव तब चरम पर पहुंचा जब 1975 में आपातकाल लगा दिया गया। नागरिक अधिकार खत्म कर दिए गए, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उस अंधेरे दौर में मोरारजी देसाई विरोध का सबसे मजबूत और अडिग चेहरा बनकर उभरे। और इसी विरोध की आग से निकली जनता लहर। लेकिन ये कोई एक विचारधारा वाली लहर तो थी नहीं, ये तो कई नदियों का एक अजीब सा संगम था। सही कहा। आपातकाल के गुस्से ने एक अनोखी जनता लहर को जन्म दिया। ये कोई एक पार्टी नहीं थी, बल्कि अलग अलग विचारधाराओं का एक जमघट था। मतलब इसमें दक्षिणपंथी भी थे, समाजवादी भी थे। हाँ, इसमें दक्षिणपंथी जनसंघ भी था, समाजवादी भी थे और पुराने कांग्रेसी भी। उनका एकमात्र साझा धागा था इंदिरा गांधी का विरोध, और यही धागा सरकार बनने के बाद सबसे पहले टूटा। अच्छा। 1977 में इस गठबंधन ने चुनाव जीता और 81 साल की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लोगों को उम्मीद थी कि ये गांधीवादी नेता देश को वापस लोकतंत्र की पटरी पर लाएगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद देसाई में अपने इन्हीं सिद्धांतों को लागू करना शुरू किया, और इसका असर सबसे पहले देश की अर्थव्यवस्था पर दिखा। कोका कोला और IBM जैसी कंपनियों का भारत से जाना, वो तो आज भी याद किया जाता है। हाँ, ये उनकी स्वदेशी और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति का सीधा नतीजा था। उनकी सरकार ने एक नियम बनाया कि सभी विदेशी कंपनियों को अपनी भारतीय शाखा में 40% हिस्सेदारी किसी भारतीय साझेदार को देनी होगी। और बड़ी कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। कोका कोला और IBM जैसी कंपनियां अपनी तकनीक और फॉर्मूला साझा करने को तैयार नहीं थीं, तो उन्होंने भारत छोड़ना बेहतर समझा। देसाई के समर्थकों ने इसे आर्थिक संप्रभुता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। तो आलोचकों ने कहा कि ये भारत को दुनिया से अलग थलग करने जैसा है। सही बात है। मुझे उनकी विदेश नीति हमेशा से ही बड़ी विरोधाभासी लगी है। एक तरफ वो गांधीवादी थे, शांति की बात करते थे, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर उनका रुख उतना सीधा नहीं था जैसा दस्तावेजों से पता चलता है। ये उनके कालेकाल का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के साथ उनकी बातचीत के दस्तावेज बताते हैं कि एक तरफ तो वो तारापुर परमाणु स्टेशन के लिए, यूरेनियम की सप्लाई के लिए, यूरेनियम के सप्लाई के वादे को पूरा करने के लिए अमेरिका पर जबरदस्त दबाव डाल रहे थे। वो कह रहे थे कि ये हमारा हक है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है जो किसी को भी हैरान कर देगा। बिल्कुल। उसी बातचीत में उन्होंने अमेरिकी राजदूत को निजी तौर पर यह भरोसा भी दिलाया कि भारत कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। और इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने अपनी ही पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी के 1974 के परमाणु परीक्षण की खुलेआम आलोचना की। उन्होंने उसे एक नासमझी भरा कदम बताया और कहा कि ये शायद देश के अंदर अपनी धाक जमाने के लिए किया गया था। ये तो बहुत ही किसी देश के प्रधानमंत्री का अपने पिछले प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की किसी विदेशी ताकत के सामने इस तरह आलोचना करना,
ये तो कूटनीति की दुनिया में लगभग अनसुना है। अनसुना ही है, बिल्कुल। देसाई का सिद्धांतों पर अड़े रहना सिर्फ विदेश नीति तक ही सीमित नहीं था। असल में उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा भूचाल तो देश की अपनी खुफिया एजेंसी RAW को लेकर उनके नजरिए से आया, जहां उनकी नैतिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा सीधे टकरा गईं। इसकी जड़ उनके गहरे अविश्वास में थी। देसाई का मानना था कि आपातकाल के दौरान RAW का इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने एक निजी सेना की तरह किया था ताकि वो अपने राजनीतिक विरोधियों की जासूसी कर सकें। उन्हें लगता था कि ये संस्था लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन क्या हम इसे दूसरे नजरिए से देख सकते हैं? एक लोकतंत्र में खुफिया एजेंसियों पर लगाम कसना जरूरी भी तो है। आपातकाल में RAW के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लगे थे, तो क्या उनका ये कदम सैद्धांतिक रूप से सही नहीं था? सैद्धांतिक रूप से आपका सवाल बिल्कुल जायज है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में खुफिया एजेंसियों पर नागरिक नियंत्रण होना ही चाहिए, लेकिन देसाई वो शायद सुधार और एजेंसी को खत्म करने के बीच का फर्क समझ नहीं पाए। अच्छा? प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने रॉ पर ताबड़तोड़ हमले किए। उसका बजट 30% तक कम कर दिया, सैकड़ों कर्मचारियों को निकाल दिया और उसके संस्थापक RN काव, जो खुफिया दुनिया के एक दिग्गज माने जाते थे, उन्हें पद से हटा दिया। और सुनने में आया है कि सिक्किम के विलय जैसे अभियानों के लिए जो भुगतान होता था वो भी रोक दिया गया। हाँ, सफल गुप्त अभियानों के लिए एजेंटों को मिलने वाला भुगतान तक रोक दिया गया था। और इसी अविश्वास ने उस घटना को जन्म दिया जिसे कहूटा कांड के नाम से जाना जाता है। ये किस्सा तो किसी जासूसी नोवेल जैसा लगता है। और ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 1978 की शुरुआत में रॉ के हाथ एक ऐसी खुफिया जानकारी लगी जो पूरे दक्षिण एशिया का आपका ये भविष्य बदल सकती थी। क्या जानकारी थी? एक पाकिस्तानी एजेंट ने सिर्फ $10,000 में पाकिस्तान के कहूटा परमाणु संयंत्र का पूरा ब्लूप्रिंट देने की पेशकश की। ये वही संयंत्र था जहां पाकिस्तान चोरी छिपे इस्लामिक बम बनाने की कोशिश कर रहा था। $10,000 में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का पूरा राज। ये तो भारत के लिए दशकों की रणनीतिक बढ़त होती। बिल्कुल। लेकिन देसाई ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि हमें अपने पड़ोसियों की जासूसी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी कुछ हुआ? इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला है। कई वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों और पत्रकारों ने बाद में लिखा कि मोरारजी देसाई ने एक फोन कॉल पर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक को सीधे सीधे बता गया कि भारत को उनके गुप्त परमाणु कार्यक्रम की भनक लग गई है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे पाकिस्तान के राष्ट्रपति को फोन करके बता दिया कि हमें तुम्हारे राज पता है? ये तो सुनने में भी अविश्वसनीय लगता है। इसका नतीजा क्या हुआ होगा? नतीजा विनाशकारी था। अविश्वसनीय ही सही शब्द है। पाकिस्तान की ISI ने इस टिप ऑफ का इस्तेमाल करके कहूटा के आसपास रॉ के पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया। मतलब सारे एजेंट? जो एजेंट सालों की मेहनत से तैयार किए गए थे, वो या तो मारे गए या पकड़ लिए गए। इस एक घटना ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में भारत को सालों तक अंधेरे में धकेल दिया। और आरोपों का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। एक और बहुत गंभीर आरोप पत्रकार सीमोर हर्ष ने अपनी किताब द प्राइस ऑफ पावर में लगाया था। उन्होंने दावा किया कि देसाई CIA के लिए एक मुखबिर थे। हाँ, हर्ष ने लिखा कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान देसाई ने CIA को जानकारी दी थी, जिसके लिए उन्हें सालाना $20,000 मिलते थे। ये एक विस्फोटक आरोप था। लेकिन ये साबित तो नहीं हुआ कभी। नहीं। ये याद रखना जरूरी है कि देसाई ने हर्ष पर अमेरिका में मानहानि का मुकदमा किया था। हर्ष ने अदालत में अपने स्रोतों का खुलासा करने से इनकार कर दिया और केस तकनीकी कारणों से खारिज हो गया। तो हम इसे एक आरोप के तौर पर ही देख सकते हैं, ये कभी साबित नहीं हुआ। इन बड़े बाहरी विवादों के बीच सरकार के अंदर भी एक तूफान चल रहा था। जनता पार्टी की सरकार अपने अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से लगातार सुर्खियों में थी। वो सरकार एक खिचड़ी थी जो सिर्फ एक मकसद से बनी थी, इंदिरा गांधी को हराना। जैसे ही वो मकसद पूरा हुआ, अंदर की दरारें वो दिखने लगी। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये विचारधाराओं का टकराव भी था। एक तरफ देसाई जैसे पुराने कांग्रेसी थे, दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह जैसे किसान नेता, और तीसरी तरफ जनसंघ, जो बाद में बीजेपी बनी, के नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। और इन सब के बीच देसाई का अपना अड़ियल रवैया भी था। वो एक गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका अंदाज किसी पूर्ण बहुमत वाले नेता जैसा था। सही बात है। वो समझौते करने में विश्वास नहीं रखते थे। चरण सिंह और जगजीवन राम जैसे बड़े नेताओं के साथ उनके मतभेद सार्वजनिक हो गए। एक बड़ा मुद्दा
दोहरी सदस्यता का था। जिसमें जनसंघ के नेताओं के आरएसएस से जुड़े रहने पर सवाल उठाया गया था। जी, समाजवादियों ने मांग की कि जनसंघ के नेता या तो जनता पार्टी में रहें या आरएसएस में। इस मुद्दे ने सरकार को अंदर से खोखला कर दिया। और फिर सरकार गिर गई। हाँ, 1979 में जब संकट बढ़ा तो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने जगजीवन राम के दावे को नजरअंदाज करते हुए संसद ही भंग कर दी। खुद देसाई ने इस कदम को पूरी तरह से असंवैधानिक कहा था। आखिरकार सिर्फ 2.5 साल में यह सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और एक व्यक्तिगत पहलू भी था जिसने उनकी सार्वजनिक छवि को काफी अजीब तरह से प्रभावित किया, उनका मूत्र चिकित्सा का अभ्यास। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर सनसनीखेज तरीके से पेश किया जाता है। ये उनका निजी विश्वास था और कुछ पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में इसका जिक्र मिलता भी है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ये सब सार्वजनिक तौर पे कहे तो मीडिया का ध्यान जाना स्वाभाविक है। इसे एक सनकीपन की तरह पेश किया गया जिसने शायद प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी थोड़ा कम किया और उन्हें आलोचकों के लिए एक आसान निशाना बना दिया। तो इन सब बातों के बाद हम मोरारजी देसाई को कैसे याद रखें? एक सिद्धांतवादी नायक जिसने आपातकाल के बाद लोकतंत्र को बचाया, या एक अव्यवहारिक नेता जिसने अपने सिद्धांतों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा दिया? सच कहूं तो वो दोनों थे। यही उनकी विरासत का विरोधाभास है। वो निस्संदेह एक बेहद ईमानदार और उसूलों वाले व्यक्ति थे। आपातकाल के खिलाफ उनका संघर्ष तो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। लोकतंत्र की बहाली में उनका योगदान बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही उनके फैसले, खासकर R&A और पाकिस्तान को लेकर, ये दिखाते हैं कि देश चलाना सिर्फ नैतिक सिद्धांतों से संभव नहीं है। उसके लिए यथार्थवाद भी चाहिए। हाँ, उसके लिए यथार्थवाद और रणनीतिक सोच भी चाहिए, जिसकी उनमें शायद कमी थी। इतिहास उनकी नैतिक ईमानदारी को उनके कामों की रणनीतिक कीमत के साथ कैसे तौलता है, ये वाकई एक जटिल सवाल है। और ये आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ा जाता है। देखिए, देसाई का R&O के प्रति अविश्वास आपातकाल के दौरान उसके राजनीतिक दुरुपयोग से पैदा हुआ था। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक जरूरी सवाल है। एक देश ये कैसे सुनिश्चित करे कि उसकी शक्तिशाली खुफिया एजेंसियां सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करें, न कि सत्ता में बैठी सरकार का हथियार बन जाएं। ये तो आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल, लेकिन इस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश में जरूरत से ज्यादा सुधार करने की कीमत क्या हो सकती है? जब एक नेता के निजी नैतिक मूल्य देश के रणनीतिक हितों से टकराते हैं तो किसे जीतना चाहिए? देसाई का कार्यकाल इसी सवाल का एक जटिल और परेशान करने वाला जवाब है।